बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 31 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर है तो छोटा लेकिन ट्रिकी सा है, इसको समझना पड़ेगा। मतलब जितना छोटा है ना उतना ही वो मुश्किल भी है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई कहे कि जी ये बहुत इजी है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए इजी है, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन करना तो है ना, हो सकता है इसमें से ही क्वेश्चन आ जाए। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा जो है वो है आइजन वेक्टर्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि इससे पहले जो दो लेक्चर्स थे उसमें हमने आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स फाइंड आउट करना सीखे थे। आज हमने उन आइजन वेक्टर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आना है। ठीक हो गया। हमारे पास है जी द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ज़रा इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेना है आपने, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। लेट वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपके पास कोई एक वी वेक्टर है जिसकी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। डब्ल्यू बी एन एम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जो डब्ल्यू है वो आपके पास एम डायमेंशनल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। हाँ, अब बेहतर है। अच्छा जी, W जो है वो हमारे पास m डायमेंशनल है वेक्टर स्पेस, एंड T एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। हम यही पढ़ते थे ना जब हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम क्या करते थे कि जी x की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती थी वो TX होती थी। ऐसा ही था ना, T ऑफ x, यही करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अब अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो है वो V से W में है। ठीक है, टू एसोसिएट अ मैट्रिक्स विद T वी चूज ऑर्डर्ड बेस B एंड C फॉर V एंड W रिस्पेक्टिवली। अब ज़रा इसको ध्यान से समझना है। आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V या और वो n डायमेंशनल है। उसमें उसके अलावा एक वेक्टर स्पेस है W। एक स्पेस आपके पास W है, ये भी है, ये m डायमेंशनल है, ये m है, W जो है ये m है और ये n है V। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आगे चलना आसान होगा। अब वो कहता है कि इनकी बेसिस आप ले लेते हो। मसलन अगर आप V की बेस लेते हो तो उसको आप B कंसीडर करते हो। ठीक है, और W की बेस को आप C कंसिडर करते हैं रिस्पेक्टिवली। गिवन एनी x इन V द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर B इंटू एक्स या x सब्सक्रिप्ट B, इसको हम पढ़ते थे B कोऑर्डिनेट ऑफ x, इज इन Rn एंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ इट्स इमेज इज TXC इज इन RM। अब इसको ज़रा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें ज़रा, ये है जी आपके पास डायग्राम। अब वो कह रहा है, कह रहा है, वो कह रहा है कि जी आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, और एक W है। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके V से W में जा रहे हो। कहाँ से? V से W में जा रहे हो। ठीक है, लेकिन V से W में जाने से पहले आपको पता ये होना चाहिए कि आपके पास एक V में एक वेक्टर है जिसको x कहा जा रहा है, और x को अगर आप W में लेकर जाते हो तो उसको हम TX कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ही हमने V की बेस जो थी उसमें हमने कहा था कि B कोऑर्डिनेट ऑफ x, और W के लिए हमने क्या कहा था? हमने कहा था C कोऑर्डिनेट ऑफ T ऑफ x या C कोऑर्डिनेट ऑफ W। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली के साथ, मतलब V के लिए और W CW के लिए है। तो ये Rn स्पेस है। चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, अब जो है
हमें उसने समझाया हुआ है नीचे, वो कहता है कि जी लेट बी जो है वो आपके पास B1 Bn तक है, बी द बेसिस ऑफ वी। बी जो है वो हमारे पास वी की बेसिस है, और वी की बेसिस को हम लीनियर कम्बिनेशन की सूरत में लिख सकते थे ना। कैसे, ज़रा ये देख ले कि हम C1 B1 प्लस C2 B2 इस तरह लिख सकते थे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर C2 की और C1 की जगह पर उसने R यूज़ किया हुआ है, ठीक हो गया, ये R यूज़ किया हुआ है। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला जो वेक्टर आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, देन बी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स आपके पास क्या आएंगे जी, बी तो सारे कोऑर्डिनेट मतलब बी तो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए ना, सारे B1 B2 B3 वाला वो मैट्रिक्स हो गया, और जो आपके पास कोऑर्डिनेट का मैट्रिक्स आएगा एक्स का वेटेज का, वो जो C1 और C2 वाले मैट्रिक्स है वो R1 और Rn में आ जाएगा। अच्छा जी, आगे उसने कहा कि एंड टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ज़रा चलते हैं। हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है, जो हमने ये वाला बी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ड्राइव किया हुआ है, इसका ही ट्रांसफॉर्मेशन लेना है ना। तो जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है कि जब आप डब्ल्यू में जा रहे हो तो टी एक्स में जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब टी एक्स में जा रहे हो तो एक्स की जगह पर आपने ये वाला कोऑर्डिनेट वैल्यू लिख दी R1 B1 ये वाली जो है एक्स की, और टी एज इट इज़ बाहर कॉमन ले है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। एक प्रॉपर्टी ये है आपके पास टी इंटू यू प्लस वी जो है उसको आप लिख सकते हो टी यू प्लस टी ऑफ वी या टी इंटू वी। तो हमने यहाँ पर यही किया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी ज़रा देख ले। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है अल्फ़ा इंटू यू के वी के ऊपर या यू के ऊपर जो भी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फ़ा को बाहर कॉमन ले आओ और टी ऑफ वी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर ये सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, ये जो टी अल्फ़ा वी वाली है ना, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने यूजिंग द बेस सी इन डब्ल्यू वी कैन री राइट वन इन टर्म ऑफ सी कोऑर्डिनेट। अब हम जब डब्ल्यू की टी एक्स की फॉर्म में चले गए हैं तो टी एक्स जो है वो हमारे पास डब्ल्यू की जगह पर आता है, तो डब्ल्यू की बेस हमने क्या ली है, सी ली है। तो हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास वन इक्वेशन है ये वाली, इसको हम इस फॉर्म में बेस सी के साथ लिख देंगे। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये आपके पास फॉर्मूला है। अच्छा, अब ज़रा हम इससे आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। आगे वाले स्टेप में वो ये कहता है सिंस सी कोऑर्डिनेट वेक्टर इन आर एम द वेक्टर इक्वेशन 2 कैन बी री राइट एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि आप ये देखें, ये आपके पास टी B1 और उसकी बेस जो है वो C है, इसी तरह ही टी B2 और उसकी बेस C अप टू Tn, ठीक है ना। तो इसको आप मैट्रिक्स में लिख सकते हो ना, एक कैपिटल मैट्रिक्स में। उस कैपिटल मैट्रिक्स को आप M का नाम दे दो और बाकी जो आपके पास बचेगा वो B कोऑर्डिनेट ऑफ X होगा। तो M आपके पास क्या आएगा जी, M आपके पास आएगा TB1 C कोऑर्डिनेट ऑफ TB1 और C कोऑर्डिनेट ऑफ TB2 C कोऑर्डिनेट ऑफ TBN। अब यहाँ पर कॉलम है C कोऑर्डिनेट ऑफ TB1 TB2 और TBN तक, ये कॉलम्स आएंगे। आगे आप एग्जांपल करोगे तो आपको इसकी मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में वो कहता है कि जी सपोज करें B आपके पास एक बेस है जिसमें आपके पास B1 और B2 है और ये बिलोंग करती है V से, और C बेस है आपके पास C1 C2 जो कि W की बेस है। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है V से W में, V से W में।
द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद द प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है उस ये उसने हमें गिवन दे दी है। TB1 जो है वो आपके पास 3C1 माइनस 3C2 प्लस 5C3 आ गया। इसी तरह TB2 की वैल्यू उसने दे दी। अब वो कह रहा है कि जी फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है M कैपिटल, मतलब मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है आपने, और रिलेटिव टू T फॉर T रिलेटिव टू B एंड C, मतलब B और C को यूज़ करते हुए आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो हमें M का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है अभी ऊपर ही, वो ये वाला है। इसमें हमारे पास दो ही मैट्रिक्स आए हैं, एक TB1 वाला और एक TB2 वाला। तो हमने TB1 C कोऑर्डिनेट ऑफ TB1 लिख लिए और C कोऑर्डिनेट ऑफ TB2 लिख लिए। अब वो कौन से हैं, ये जो C1 के साथ वैल्यू 3 आई है वो ये 3 है, इसी तरह -2 वो ये -2 है, आगे 5 है, ये वाले इनके मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट कर दिए। अब इन मैट्रिक्स को अगर आप इकट्ठा लिख लेते हो, यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ पर आपने इकट्ठा ही लिखना था ना, ठीक है ना। तो आपने इनको इकट्ठा लिख दिया, आपके पास दो ही मैट्रिक्स आए हैं, दो ही कॉलम आएंगे, तो आपके पास ये M ड्राइव हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी, वो कहता है कि अगर अब पहले तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थी V से W में, अब वो कहता है अगर V से V में ही रहना है आपने, तो उसके लिए क्या होगा। इन जनरल व्हेन W इज़ द सेम एज V, जब W सेम होगा V के तरह, मतलब जो W है वही V होगा, एंड बेसिस C इज़ द सेम एज B, द मैट्रिक्स M इन 4, मतलब वो इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास 4, ये वाली दिस इक्वेशन, ये 4 जो एंड पे है, ये इक्वेशन आपके पास, सॉरी, अच्छा जी, द इक्वेशन 4 इज कॉल्ड द मैट्रिक्स फॉर T रिलेटिव टू B, मतलब C भी B के इक्वल आ गया ना, और V जो है W जो है वो भी V की तरह सेम आ गया, ठीक है। आर सिंपली B मैट्रिक्स फॉर T, इट इज़ डिनोटेड बाय TB, सब्सक्रिप्ट में आपने B लिख देना है। आगे चलते आगे एग्जांपल है, एग्जांपल से आप, अच्छा एग्जांपल से पहले एक उसने पॉइंट हमें दिया हुआ है, वो पॉइंट में हमें ये कह रहा है द B मैट्रिक्स ऑफ T ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है V से V में ही, तो वो हमारे पास क्या आएगा कि अगर आप T ऑफ X, मतलब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो T ऑफ X ही करते हो ना, तो T ऑफ X इस V के लिहाज से, T ऑफ X बेस सब्सक्रिप्ट उसकी B है, तो उसको आप अलग-अलग करके लिख सकते हो, T ऑफ B और B कोऑर्डिनेट ऑफ X एंड B कोऑर्डिनेट ऑफ T। इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल को ज़रा देखते हैं, कुछ समझ आएगा हमें और मज़ीद। द मैपिंग T जो है वो P2 से P2 में हो रही है, डिफाइंड बाय T जो है वो हमारे पास उसने कहा है A0 प्लस A1T प्लस A2T स्क्वायर। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन आप लेते हो तो वो तो आपके पास एक डेरिवेशन होती है, तो अगर आप इस T की इस वाले की डेरिवेशन लेते हो, इस T वाले वेक्टर की, तो वो आपके पास ये वाली डेरिवेशन आएगी ना, ठीक है। इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड B मैट्रिक्स फॉर T व्हेन B इज़ द बेसिस 1T और T स्क्वायर। अब आपके पास उसने T की बेसिस दे दी हुई हैं, ठीक हो गया। ज़रा चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, ए की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड द B मैट्रिक्स ऑफ T, V से V जाना है, मतलब कि P2 से P2 में ही आप तब्दील हो रहे हो ना, तो इसी तरह ही V2 से V से V में ही जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो जब V से V में ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, B कोऑर्डिनेट ऑफ T ऑफ X इज इक्वल टू होना चाहिए B कोऑर्डिनेट ऑफ T और B कोऑर्डिनेट ऑफ X फॉर ऑल X इन V। तो हमारे पास जो T है वो हमारे पास क्या है जी, ये वाली वैल्यू जो गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो T1 हमारे पास क्या आएगा, जब आप यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास T1 इक्वल टू 0। जब T ऑफ T वैल्यू पुट करो, मतलब आपने ये बेसिस पुट करनी है, बेसिस पुट करेंगे तो आपके पास
जो डिफ्रेंशिएशन आएगी वो ये वाली निकल आएगी, डेरिवेशन की ये वाली निकलेगी। ठीक है, अब ज़रा इस डेरिवेशन को जहन नशीन रखें। अब आपने क्या किया, आपके पास T1 बी कोऑर्डिनेट ऑफ T1 क्या है जी, वो सारा आपके पास ज़ीरो है, तो आपने उसका ज़ीरो मैट्रिक्स लिख दिया। इसी तरह बी कोऑर्डिनेट ऑफ T क्या है आपके पास, वो पहला 1 है, तो आपने उसको 1 और बाकी सारे ज़ीरो लिख दिए। इसी तरह T कोऑर्डिनेट ऑफ बी कोऑर्डिनेट ऑफ T इंटू टी स्क्वेयर क्या है आपके पास, वो 2T है, तो यहाँ पर 2T आ गया। अब ज़रा आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने तो ये कैसे आ गया, 1 कहाँ पे लिखना है, ये कैसे आ गया। तो भाई जब आपने इस इक्वेशन को लिखना है ना, इसको इस फॉर्म में 0 1 और 2T ठीक है ना। तो अब आपने इससे मैट्रिक्स बनाने हैं, तो 0 से ये वाला मैट्रिक्स बन गया, इससे ये वाला 1 आ गया और ये 2T यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, अब हमने इन मैट्रिक्स को इकट्ठा करके एक मैट्रिक्स बना लिया जो कि हमारे पास T ऑफ बी कोऑर्डिनेट ऑफ T आ गया, वो ये वाला है। ये तीनों कॉलम्स को इकट्ठा करके हमने लिख लिए। तो हमारे पास फॉर जर्नल क्या है जी, उसने हमें कहा था कि P ऑफ T, ये बी पार्ट शुरू हो गया। फॉर जर्नल P ऑफ T जो है वो आपके पास ये वैल्यू है, वही है बी कोऑर्डिनेट ऑफ TP क्या आपके पास आएंगे, ये देखें यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि जब आप P से P2 से P2 ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये आता है आपके पास। ठीक हो गया ना। तो बी कोऑर्डिनेट ऑफ TP क्या आपके पास आया, A1 + 2 A2T आ गया। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, अब आपको पता है कि जी ये वाला जो वेक्टर है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, बी कोऑर्डिनेट है ना, इस फॉर्म में लिखा है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है वेक्टर को। जब आपने इस वेक्टर को कॉलम की शक्ल में लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई, अब आपने सॉरी मैं कहीं और चला गया था। अच्छा, आपने ये प्रूव करना है कि जी बी कोऑर्डिनेट ऑफ TP जो है वो इक्वल टू दिस है, और जब हमें पता है कि जी बी कोऑर्डिनेट ऑफ TP जो है वो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ये ऊपर हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है ना, तो TB आपके पास क्या मैट्रिक्स है, वो ये वाला मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स। और PB क्या आपके पास, वो जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है ये वाला, इसके जो वेट्स हैं वो आ गए। वेट्स मतलब ये पहला A0 आ गया, फिर A1 आ गया और ये A2 आ गया। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को, ये जो मैंने बॉक्स में कर दिया है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जिसको मैंने एरो किया हुआ ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। और अगर आप इसको अलग-अलग करते हो तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेंगे। तो हेंस प्रूव कर दिया हमने कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक हो गया जी। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है। असल में ये जो थ्योरम है ना, इनके आपने जस्ट स्टेटमेंट जो है ना वो याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एज इट इज़ ही आ जाती है और वो फिर पूछते हैं कि जी इसको कैसे करके कैसे करना है। अब हमने एक चीज़ पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि सपोज करें हमारे पास A इज़ इक्वल टू PD, P इनवर्स है, वेयर D इज़ डायगोनल n क्रॉस n मैट्रिक्स, इफ़ B इज़ द बेसिस फॉर Rn, फॉर्म द कॉलम। ये वही चीज़ है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई थी कि आइजन वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे और उनसे हम कॉलम बनाते थे और फिर हम उन कॉलम को यूज़ करके P फाइंड आउट करते थे और P से हम उन आइजन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम D मैट्रिक्स करते थे। तो ये यहाँ पर वही स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कहता है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी R2 से R2 तक, तो TX इज़ इक्वल टू आपके पास है AX, जबकि आपको उसने A दिया हुआ है। फाइंड द बेसिस B फॉर R2 with the property of B matrix of T is a diagonal matrix। तो आपने इस A मैट्रिक्स को यूज़ करना है। A मैट्रिक्स को यूज़ करके आपने सबसे पहले आइजन वैल्यू फाइंड आउट की। आपके पास आइजन वैल्यू क्या आई हैं जी, वो आपके पास आई हैं
ये ना असल में मैं आपको समझा रहा हूँ उससे वर्ड की फाइल से, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। आइजन वैल्यू आपके पास क्या आई जी, 5 और 3 आ गई। अब जब आपने 5 और 3 की वैल्यू को, आइजन वैल्यूज़ को यूज़ किया और यूज़ करके आपने मैट्रिक्स बना लिया, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ये आ गया और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ये वाला आ गया। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को यूज़ करके P बना लिया और इन दो आइजन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल के ऊपर आइजन वैल्यूज़ लिख दी हैं। ठीक है, अब आपके पास थ्योरम जो ऊपर आपने पढ़ा हुआ है उसके लिहाज से आपके पास जो बाय द अबव थ्योरम डी मैट्रिक्स इज़ अ बी मैट्रिक्स ऑफ टी व्हेन बी इज़ इक्वल टू दिस। जब आपके पास मैट्रिक्स ये वाले दो जो आपने आइजन वैल्यूज से मैट्रिक्स निकाले, आइजन वेक्टर्स निकाले हुए हैं, इनको आपने यूज़ करना है। और ये फॉर्म द कह रहा है ऊपर थ्योरम में कि आर, यहाँ पे आर एन फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉलम ऑफ पी एंड जब आप आर एन निकालना होता है तो आप ऑब्वियसली कॉलम ऑफ पी लेते हो ना। कॉलम ऑफ पी कौन से होते हैं, आइजन वेक्टर्स होते हैं। देन डी, और फिर आप आइजन वेक्टर्स की आइजन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप एक डी मैट्रिक्स बनाते हो। इज़ द बी मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ए सॉरी एक्स ट्रांसफॉर्म होता है ए एक्स से। तो यहाँ पर ये आपने इसको प्रूव किया हुआ है। आगे है जी आपके पास टॉप लास्ट पे है सिमिलैरिटी ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। वी नो डैट ए इज़ अ सिमिलर टू सी इफ़ देयर इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच डैट। वही बात है कि जी अगर आपके पास ए को आप सी से रिप्लेस करते हो तो ऑब्वियसली जो सी है या ए है वो आपस में सिमिलर हैं। और इसकी एग्जांपल उसने नीचे हमें दी हुई है जो कि मैं नोट करनी भूल गया हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी एग्जांपल। जी ये 4 है। अब वो कहता है फाइंड टी, आपने फाइंड करना है इफ़ टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P2 से P2 हुज मैट्रिक्स रिलेटिव टू बेस उसने हमें दे दी है और टी ऑफ बी भी उसने हमें दिया हुआ है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास, इस मैट्रिक्स को आप P ऑफ टी कहेंगे ना। जब आप P से P ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो P ऑफ टी होगा। तो P ऑफ टी आपके पास ये वाला आ गया। अब अगर आप इसको देखें कि बी कोऑर्डिनेट ऑफ टी ऑफ पी जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, बी कोऑर्डिनेट ऑफ टी और बी कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है ना। तो बी कोऑर्डिनेट ऑफ टी बी आपके पास क्या है, वो मैट्रिक्स उसने आपको गिवन दे दिया है। और बी कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, मतलब कि आपने इनके वेट्स की वैल्यू लिख देनी है जो कि आपके पास ये वाली आ गई यहाँ पर ये A1 A0 A1 और A2। ठीक हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स तो आ गया आपके पास, लेकिन आपने टी ऑफ पी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। तो टी ऑफ पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने बेसिस जो है इनकी वैल्यूज़ को, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, तो आपने फर्स्ट के साथ ये 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड के साथ आपने इस टी को मल्टीप्लाई कर देना है और थर्ड के साथ आपने इस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास टी ऑफ पी फाइंड आउट हो जाएंगी। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है वहाँ से, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर समझ नहीं आया तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर लें ताकि मैं आपको ये लेक्चर जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से समझा सकूँ। मिलते हैं जल्द ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।